स्वागत है बच्चों आपका इनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th का सेलों का संयोजन समांतर क्रम में लेकर चलेंगे और इसका जो है फॉर्मूला निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल आई कितना आया। ठीक है, इस पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन दिखाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण इसमें ये वाला जो पार्ट्स था सेलों का संयोजन समांतर क्रम में वो डिलीट हो गया, मिस हो गया है। तो इसको हम दोबारा से वीडियो बनाकर एक नए वीडियो के रूप में ला रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पर इसे सावधानी पूर्वक समझें कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ एन सेल लिए हैं जिनको हमने समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया है। ठीक, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध सबका स्मॉल r है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। देखिए ये आपका कौन सा क्रम बन रहा है, समांतर क्रम। तो सीधा लिखिए, माना सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है कितना है, E। ठीक है, तो हम इसमें पहले लेके चलते हैं सभी सेलों का विद्युत वाहक बल यानी EMF कितना है, वो हमने E मान लिया। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है कि जिस तरह से हम प्रतिरोध वाले कैलकुलेशन में देख चुके हैं कि जो भी विभव होगा वो समांतर श्रेणी के लिए इक्वल होता है, यानी कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए सेलों के लिए, क्योंकि हर एक का विद्युत वाहक बल E है, तो इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं होने का। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल सेलों का, यहाँ लिख देते हैं, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल अगर आपसे कोई पूछे तो कितना होगा, वो भी आपका टोटल E होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है आपका E समान रूप से सेम है। ठीक, अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं, तो इसके लिए हम निकालेंगे सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम सेलों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो उसे किस तरह निकालेंगे, जिस तरह से हम प्रतिरोध निकाल चुके हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला आता था, उसी तरह से हम इसमें भी R को समांतर श्रेणी में लेते हुए इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1। लेकिन यहाँ तो R ही है, इसलिए सब जगह R ही आएगा। R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R और R3 की जगह भी R ही आएगा। और कितने हैं टोटल, तो ये आपके N है, तो N तक हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी हमने N सेलों के लिए जो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना है समांतर क्रम में होने के कारण, इसको हमने 1 रेशो में रख दिया। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध का। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए तुल्य आंतरिक निकाल रहे हैं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो इसको हम R डैश मान लेते हैं। ठीक है, R डैश क्या है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और R क्या है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, इसको इस तरह से लिख दीजिए। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका N/R। भाई जितनी सेल हैं उतना ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R डैश कितना आया हमारे पास, R डैश को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी R डैश जो है वो R/N आ जाएगा। तो हमने सेलों का जो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल दिया R/N। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, इसमें पूरा परिपथ लेकर चलते हैं अब। ठीक है, तो लिखते हैं हम पूरे परिपथ। अभी तो हमने सेल तक का लिया था, अब हम पूरा परिपथ कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे परिपथ में, ठीक है, या पूरे परिपथ के लिए लिख लीजिए, पूरे परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध। ठीक है, देखिए हमने कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया। अब हम टोटल परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो वो मान कितना आएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो सेल है वो इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ श्रेणी क्रम का, कि भाई जितना भी आपका टोटल प्रतिरोध आ रहा है उसे सीधा ही जोड़ दीजिए। यानी पहले हमने R ले लिया और इसका टोटल तुल्य प्रतिरोध R डैश आया था, तो इस R में R डैश को आप
जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला आता है कि भाई 1 बाय 1 करके जोड़ते चले जाओ, लेकिन अगर समांतर क्रम होता है तो उसको हम 1 के अपॉन में रखकर जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है श्रेणी और समांतर क्रम में। अब ये पूरा का पूरा सेल इसके साथ श्रेणी क्रम बना रहा है, तो इसलिए R प्लस R डैश हो जाएगा। ये कुल प्रतिरोध आ गया। अब इसमें ओम का नियम लगा दीजिए। ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है कि जो आपका इसमें बहने वाली धारा है, इस पूरे परिपथ में धारा है I, ये किसका रेशो होगा? विद्युत वाहक बल, जो भी टोटल आ रहा है आपका कुल विद्युत वाहक बल कितना है E। चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ सीधा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया कुल विद्युत वाहक बल, और डिवाइडेड बाय इसमें आप लिख दीजिए परिपथ का कुल, ठीक है, प्रतिरोध। तो ये ओम के नियम से हमने इसकी एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया। और अगर जब हम इसका मान रखने जाते हैं तो कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास है E, और कुल प्रतिरोध है हमारे पास R प्लस R डैश, ठीक है, R प्लस R डैश। अब हम इसमें R डैश का मान रखेंगे। देखिए हमारे पास R डैश का मान ये रहा R अपॉन N, तो इस फॉर्मूले में जहां R डैश लिखा है वहां पर हम R अपॉन N लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है कुल I का मान E अपॉन R प्लस R डैश है ना। तो फॉर्मूला आया था E अपॉन कैपिटल R प्लस R डैश, ठीक है, जिसमें हम R डैश का मान रखने जा रहे हैं। तो R डैश का मान हमारे पास कितना आया था? R डैश का मान आया था हमारे पास R अपॉन N, ठीक है। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो कितना मान आया? ये हो जाएगा N R, और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल r, और बट्टे में टोटल N को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? N E अपॉन N R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये तो हमारा जनरली फॉर्मूला आ गया कि भाई हमारे पास इस पूरे परिपथ में धारा का मान कितना आया, तो वो आपका ये है N E अपॉन N R प्लस R, ठीक। अब इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन तो ये बनता है फर्स्ट स्थिति में कि जब हम ये मान के चलते हैं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है यानी R, ठीक है, ये R जो है वो वेरी वेरी लेस देन है कौन से? कैपिटल R से, यानी बाह्य परिपथ के प्रतिरोध यानी कैपिटल R से जो विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत 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 ही कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में यानी अतः हम इसमें लेके चलते हैं, अतः जो आपके पास स्मॉल r है आया है, इस r को ही हम नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो नगण्य मान लेते हैं। किसी की वैल्यू बहुत छोटी हो, बहुत ही ज्यादा छोटी, तो उसको रखना ना रखना एक बराबर होता है, इसलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो I का मान क्या आ जाएगा? N E अपॉन N R। अब इस N से ये N कैंसिल हो जाएगा, तो I क्या बचा हमारे पास? E अपॉन R। ये लो, तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद भी आपको धारा एक ही सेल के बराबर मिल रही है, ठीक। आप कितने ही सेल जोड़ते चले जाओ, धारा एक सेल के बराबर मिल रही है, कोई फायदा नहीं इसका, यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है। तो इसके अलावा दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ हमारे काम का निकल जाए। तो सेकंड कंडीशन क्या है, इसको उल्टा कर दीजिए। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो बाहरी प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा। तो चलो ये भी मान के देख लेते हैं, यानी कैपिटल R इज वेरी 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 लेस देन स्मॉल r। तो क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हम R को ही नेगलेक्ट कर देंगे, तो R को नगण्य मान लेंगे, नगण्य मान लेते। अब इसको नगण्य मान लिया यानी ना के बराबर है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये कहता है कि I इज इक्वल टू N E
और बटे में हमने क्या रखा, देखिए यहाँ पर ये था हमारे पास NR प्लस R। तो अब हमको R को ही नगण्य मान लेना है, यानी NR ही खत्म हो गया सीधा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे NR ही लिख देता हूँ, क्योंकि R इज वेरी वेरी लेस देन, तो NR को भी हमने नगण्य मान लिया। आप सीधा NR भी लिख सकते हैं कि NR इज वेरी लेस देन R से। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, यानी NR को हमें नगण्य मान लेना है। तो ये हो जाएगा आपका NE बटा NR तो खत्म हो गया, और स्मॉल r रह जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपने समांतर क्रम में इस कंडीशन में कोई सेल जोड़ा तो उसकी जो धारा है वो n गुनी हो जाएगी, यानी जितनी आप सेल दे रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतनी पावर आपको मिलेगी, यानी उतना करंट आपको n गुना मिलेगा। ठीक है, 2 सेल लोगे तो 2 गुना मिलेगा, 4 लोगे तो 4 गुना मिलेगा। ये तो फॉर्मूला है क्या था, तो ये जो कंडीशन है ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक, तो मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दिया कि अगर समांतर क्रम में लेते हैं और ये कंडीशन लग जाता है तब तो ये हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन अगर समांतर क्रम में लें और ये वाली कंडीशन यूज करें तो इसमें हमें n गुना प्राप्त होगा धारा का मान। ठीक, तो समांतर क्रम में यही फायदा होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये और एग्जाम में भी आता है। ठीक है, कल फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।